नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर ये चलता कैसे है? आज हम इसकी धड़कन को, इसकी नस नस को समझने जा रहे हैं। भारत की संसदीय प्रणाली, ये जो इतनी विशाल मशीनरी है, ये आखिर काम कैसे करती है? चलिए आज पता लगाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर है, जवाबदेही है और समझौते की हकीकत भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये सिस्टम 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस विशाल देश पर शासन करने के लिए वाकई में असरदार है? ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इसके बिल्कुल बेसिक ब्लूप्रिंट से, वेस्टमिनिस्टर मॉडल से। फिर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिकाओं को समझेंगे, देखेंगे कि असल में कानून बनता कैसे है, आज की चुनौतियों पर बात करेंगे और हाँ, आखिर में स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त Q&A और रिवीजन सेशन भी होगा। तो चलिए इस सफर शुरू करते हैं बिल्कुल इसकी नींव से। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने कई विकल्प थे। फिर हमने ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल ही क्यों चुना? इसका जवाब हमारे इतिहास और इस मॉडल की अपनी खासियत में छिपा है। एक ऐसी सरकार बनाना जो शक्तिशाली तो हो, लेकिन साथ ही साथ जनता के चुने हुए नुमाइंदों के प्रति सीधी जवाबदेही भी हो। अब देखिए, यही है सबसे बड़ा फर्क। अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें प्रेसिडेंट और उनकी सरकार पार्लियामेंट से यानी विधायिका से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन हमारे वेस्टमिनिस्टर मॉडल में जो सरकार है यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, वो संसद के अंदर से ही आते हैं। वो कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो इनसाइडर्स हैं। और यही एक चीज उनकी 2400 घंटे की जवाबदेही तय करती है। चलिए अब देश के सर्वोच्च पद की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो सरकार चलाते हैं और दूसरी तरफ हैं भारत के राष्ट्रपति, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश के पहले नागरिक हैं और देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। तो आखिर राष्ट्रपति बन कौन सकता है? हमारे संविधान के आर्टिकल्स 52 से 62 तक में ये सब बताया गया है। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से ज्यादा और लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल होना चाहिए। और एक खास बात, राष्ट्रपति को हम और आप सीधे नहीं चुनते, उन्हें हमारे चुने हुए सांसद और विधायक मिलकर चुनते हैं। और उनकी सैलरी वो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, जो कि भारत सरकार का मेन खजाना है। ऐसा इसलिए ताकि उनके पद की गरिमा बनी रहे और उस पर कोई राजनीतिक दबाव न। और क्या किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन ये एक बेहद बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। इसे इसीलिए इतना कठिन बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार इसे अपनी राजनीतिक सनक के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी सुपर मेजॉरिटी की जरूरत होती है। ये साफ करता है कि महाभियोग सिर्फ और सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी संविधान के उल्लंघन के लिए ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, हालांकि वो ज्यादातर सरकार की सलाह पर ही काम करते हैं। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए अपनी आखिरी मोहर लगाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करना। ये एक तरह के टेम्पररी कानून होते हैं जब संसद नहीं चल रही होती। और हाँ, उनके पास कुछ अपनी सूझबूझ से फैसला लेने की शक्तियां भी हैं, जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का काम करती हैं। अब हम औपचारिक प्रमुख से हटकर बात करते हैं असली शक्ति की, असली पावर के केंद्र की। भारत के सिस्टम में जो दिन प्रतिदिन के फैसले लेने का अधिकार है, वो असल में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही होता है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संसदीय लोकतंत्र की जान है, उसका दिल है, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पूरी मंत्रिपरिषद को एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए। उन्हें सरकार के हर फैसले को मिलकर डिफेंड करना पड़ता है। और अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ कप्तान यानी प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। और ठीक यही ढांचा राज्यों में भी काम करता है, जहां राज्यपाल यानी गवर्नर राज्य के प्रमुख होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। उनके पास आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की एक बहुत महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद शक्ति भी होती है। ठीक है, तो हम मुख्य किरदारों से मिल चुके हैं, लेकिन ये शासन करते कैसे हैं? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे लोकतंत्र के इंजन रूम में, संसद। एक छोटा सा आइडिया लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले कानून में आखिर तब्दील कैसे होता है? देखिए, सारे बिल एक जैसे नहीं होते। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक ऑर्डिनरी बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन एक मनी बिल जो टैक्स या सरकारी खर्चों से जुड़ा होता है, वो बहुत खास है।
वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। और अगर संविधान में ही कोई बदलाव करना हो तो उसके लिए लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसे पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अब हमारा सिस्टम चुनौतियों से परे नहीं है। कभी कभी गठबंधन सरकारें अस्थिर हो जाती हैं और नेताओं की खरीद फरोख्त जनता के फैसले को कमजोर कर देती है। तो सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कौन से सेफ्टी गार्ड्स लगाए गए हैं। और इसी से हम भारतीय राजनीति के एक बहुत मशहूर मुहावरे पर आते हैं, आया राम गया राम। ये उन नेताओं के लिए इस्तेमाल होता था जो चुनाव जीतने के बाद अपने फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे, जिससे बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि इसके लिए संविधान में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। और ये था उसका समाधान, 1985 का दल बदल विरोधी कानून। इसका मकसद बिल्कुल सीधा था, नेताओं की इस पार्टी हॉपिंग को रोकना। ये कानून कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे या फिर पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करे तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन ये कानून अपने साथ एक बहुत ही बुनियादी सवाल भी लेकर आता है। क्या ये एक स्थिर सरकार देने के लिए जरूरी है, या फिर ये एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी आवाज और आजादी को दबाता है और उसे पार्टी लाइन का गुलाम बना देता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जोर शोर से जारी है। ठीक है, अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और चलते हैं हमारे स्टूडेंट जोन में। ये सेक्शन खास तौर पर उन सभी के लिए है जो इस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। हम कुछ बहुत कॉमन सवालों के जवाब देंगे और फिर जो कुछ भी हमने आज कवर किया है उसका एक सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला सवाल और सबसे क्लासिक सवाल, एक तरफ राष्ट्रपति हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, असली पावर किसके हाथ में है? और इसका जवाब इन दो शब्दों में छिपा है, डी ज्यूरे और डी फैक्टो। राष्ट्रपति डी ज्यूरे यानी कानूनी तौर पर देश के प्रमुख हैं, लेकिन प्रधानमंत्री डी फैक्टो यानी वास्तव में सरकार के प्रमुख हैं। तो असली एग्जीक्यूटिव पावर पीएम और उनकी कैबिनेट के पास ही होती है, जबकि राष्ट्रपति उनकी सलाह पर काम करते हैं। अगला सवाल, हमने ये तो कहा कि संसद कानून बनाने में सबसे ऊपर है, लेकिन क्या संविधान को बदलने की उसकी शक्ति पर भी कोई लिमिट है? बिल्कुल है, और यही है वो सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में मूल संरचना के सिद्धांत को जन्म दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, इनको नहीं बदल सकती है। ये संसद की शक्ति पर एक बहुत बड़ी और जरूरी रोक। चलिए 30 सेकंड का रैपिड रिवीजन तैयार। नंबर 1, भारत में वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। 2, राष्ट्रपति नाम के प्रमुख हैं, पीएम काम के। 3, पूरी सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। 4, कानून बनाने के लिए 3 तरह के बिल होते हैं। और 5, दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक अस्थिरता पर लगाम लगाता है। हो गया, बहुत बढ़िया। तो हम आज की बात वही खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू की थी। हमारे पास एक 75 साल से भी ज्यादा पुराना सिस्टम है जो आज 21वीं सदी के एक नए और डायनेमिक भारत पर शासन कर रहा है। ये हमें एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये प्रणाली आज भी हमारे भविष्य के लिए सही है, या इसके कुछ हिस्सों में अब बदलाव की जरूरत है? आपके हिसाब से क्या बदलना चाहिए? ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।